नमस्कार, स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कान, जो एक प्रमुख बीमार मैंने है शरीर का एक अंग है, जिससे हम अपने जो लोगों को बीच अपने सुनाई जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, सुनाई पड़ता है इससे। यह हमारे संवेदनशील का एक मुख्य हिस्सा भी होता है। कान हमें तरह-तरह की ध्वनि को पहचानने में भी सहायक होता है और इसी संबंध में बात करेंगे जो कान के रोग और उनके लक्षण के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं देश के सबसे प्रमुख हॉस्पिटल डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर अजय स्वरूप जी से। डॉक्टर स्वरूप जी का ईएनटी के क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने हजारों हजार मरीजों को इस रोग से ठीक किया है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक सबसे प्रमुख है कि अभी एक कई जगह से हमने पढ़ा है, सुना है कि एक नया वायरस शुरू हुआ है जिसमें कि लोगों को गले में दर्द, जुकाम, खांसी जुकाम हो रहा है। ये क्या है, इसके बारे में बताइए। कई लोगों ने कहा कि कोरोना का ही एक प्रतिरूप है, आपका क्या कहना है? देखिए, वायरस तो सारे एक दूसरे से ही प्रतिरूप होते हैं। इनको बोलते हैं ये म्यूटेशन करते हैं, मतलब ये अपना थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर बदलते रहते हैं। अब उसको आप कोविड का कहिए या प्लेन सिंपल कोल्ड का कहिए, राइनो वायरस, तरह तरह के वायरस होते हैं और इन सब वायरसेस की मेनली जो इफेक्ट होता है वो नाक कान गले पे होता है। और यानी कि जुकाम, खांसी, गले में दर्द और कई बार कान पे भी इसका असर पड़ता है। तो ये सारे वायरस एक ही फैमिली के हैं। थोड़ी थोड़ी दिन बाद ये म्यूटेट होते हैं, मतलब अपना रूप हल्का सा चेंज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक कान से संबंधित एक बीमारी है जिसे हम लोग कई लोग मेनियार्स कहते हैं। ये क्या है, जो इसके बारे में बताइए। मीनियर्स डिजीज या मीनियर्स सिंड्रोम, क्लासिकली ये एक कान के जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो कान की नस होती है या कान का जो इंटरनल इनर ईयर जिसको हम बोलते हैं, उस पर इफेक्ट करती है ये बीमारी। और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि कान का काम सिर्फ सुनना है, लेकिन कान एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, यानी कि वो हमें बताता है, ब्रेन को बताता है कि हेड किस पोजीशन में है और हम बैलेंस रहे और इधर उधर लड़खड़ाए ना या गिरे ना या चक्कर ना आए। तो ये जो मीनियर्स डिजीज या मीनियर्स सिंड्रोम है, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें पे इफेक्ट होता है। सबसे पहले सुनाई कम होती है, उसके बाद चक्कर आते हैं और तीसरी चीज़ है तरह तरह की आवाज़ें आती हैं जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। तो ये क्लासिकली मीनियर्स डिजीज या मीनियर्स सिंड्रोम इन 3 लक्षणों का मिश्रण है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही मौजूद हों, लेकिन कम से कम 2 का होना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम उसे मीनियर्स डिजीज डायग्नोज कर सकें। दूसरी बात यह है कि ये मीनियर्स डिजीज एक रेयर बीमारी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉमन है। इसलिए डॉक्टरों को भी इस पे बहुत ज़्यादा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिसे हम बोलते हैं वो रखना चाहिए। अगर कोई मरीज़ यंग एज में फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट अगर हमें इम्बैलेंस और हेयरिंग लॉस से प्रेजेंट करता है, तो मीनियर्स डिजीज के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, ये जैसे मैंने कि ये रोग आपने बताया, इस बारे में रोग होने के क्या कारण है, या फिर ज़्यादा बढ़ जाने का कोई ज़्यादा जोखिम भी हो सकता है क्या? कि रोग के क्या कारण है, ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्सी है। अभी एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि क्या कारण है, लेकिन कुछ थ्योरियां हैं इसके बारे में। उनमें से एक थ्योरी है कि ये एक भी वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का वायरस इसे इफेक्ट करता है अंदरूनी कान को, तो ये डेवलप हो सकती है। दूसरा ये कहते हैं कि जो अंदरूनी कान का लिक्विड है, फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है, उसका प्रेशर कभी कभी बढ़ जाता है और जब प्रेशर बढ़ता है तब मरीज को ये लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि चक्कर और अब तरह तरह की आवाज़ आना और फिर धीरे धीरे हेयरिंग लॉस होने लगता है। जहाँ तक इसका बुरा परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट, पहली बात तो अगर मरीज को हर थोड़े दिन बाद ज़बरदस्त चक्कर आ रहे हैं,
जिससे कि उसका काम काज नहीं कर सकता, उल्टी हो रही है, दवाई डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, या उसकी हेयरिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जितना टाइम बीतता जाएगा उसकी हेयरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप लोग भी कहते हैं, अन्य डॉक्टर भी कहते हैं कि इलाज से ज़्यादा है बेहतर बचाव करना। तो ये बीमारी ना हो इसके लिए क्या हम बचाव करें कि बीमारी हो जाए? देखिए, एज सच वायरस इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, तो वायरल फ्लू शॉट्स वगैरह आजकल लेते हैं, जिससे कि वायरस की चांसेस कम हो वायरस इन्फेक्शन होने के। दूसरी बात ये देखा गया है कि जो प्रेशर बढ़ जाता है फ्लूइड का, उसका जिस तरह ब्लड प्रेशर, खून की नाड़ियों में प्रेशर बढ़ जाता है, उसी तरह ये कान के फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है। तो हम मरीजों को ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि भाई नमक कम लिया करें अपने डाइट में, और जिस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं उसी तरह इस प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके रोग होने पर मतलब इलाज क्या होता है, इसका चिकित्सा क्या है? देखिए, वीनियस डिजीज की मेडिकल मैनेजमेंट है ज़्यादातर। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे आपको बताया कि भाई डाइट में थोड़ा अल्ट्रेशन करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें। इसी तरह हम कई बार छोटा डाययूरेटिक, यानी कि जिससे पेशाब ज़्यादा आए और प्रेशर कम हो, वो देते हैं। और बाकी सिम्टम पे डिपेंड करता है। अगर मरीज़ को चक्कर परेशान ज़्यादा कर रहे हैं, तब हम वर्टिन या स्टेमेटेल इस तरह की जो कि दवाइयाँ होती हैं, जो कि चक्कर को बंद करने वाली होती हैं, उसको यूज़ करते हैं। और कोशिश यही होती है, ये जो बीमारी है ये कई बार वैक्सिंग एंड वेनिंग होती है, यानी कि एक बार अटैक आया, हो सकता है साल डेढ़ साल तक दोबारा ये अटैक ना आए, लेकिन हर बार जब अटैक आता है तो उसके साथ हेयरिंग डाउन होती है। तो हमें बेसलाइन ऑडियोमेट्री, मतलब सुनाई की शक्ति जो भी है पेशेंट की, वो होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कमी हो जाती है तो फिर बाद में हमें हो सकता है पेशेंट को हेयरिंग एड लगवाना पड़े। तो इसी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट है। कुछ केसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वहाँ हम शंट, एक तरह का ऑपरेशन करके शंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट किया जा सके और प्रेशर कम रहे। डॉक्टर साहब, तकनीकी ने काफ़ी विस्तार किया है, तो और ये कभी-कभी नुकसानदेह भी होता है। एक अभी यह मोबाइल की बात करें, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन इससे नुकसान भी है। आजकल युवा खासकर देखिए कान में रील लगा के गाना सुनते रहते हैं या बात करते हैं, तो उससे कान कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोई अभी तक 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि इस जनरेशन में कंपैरेटिवली कम उम्र में सुनाई कम होने के पेशेंट्स हमें काफ़ी दिख रहे हैं। और उसका एक कारण है कि कांस्टेंट साउंड जो कान में जा रहा है, उससे जो सुनाई की नस है उस पे धीरे धीरे बुरा असर पड़ता है, और धीरे धीरे वो जल्दी एज में वीक होनी शुरू हो जाती है। और यंगर एज में 40-45 साल की उम्र में हमें मरीज आजकल मिल रहे हैं जो 60-70 में पहले हुआ करते थे। तो ये एक एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन या एक्सेसिव यूज ऑफ हेडफोन या ज़्यादा तेज लाउड म्यूजिक सुनना, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। एक बीमारी आजकल हम देख रहे हैं कि कान में इन्फेक्शन का भी काफ़ी प्रभाव होता है, कई जगह लोगों को होता है। तो इसका मतलब है कि इसका क्या इलाज क्या है और ये ना हो इसके बारे में थोड़ा बचाव कैसे इस पर बताएँ? देखिए, कान का इन्फेक्शन दो तरह का होता है। एक तो कान में बाहर से इन्फेक्शन जाए, टाइटिस एक्सटर्ना हो, फंगस हो जाए तो कान में इन्फेक्शन होता है, उसमें कान में से मवाद आता है, दर्द होता है, सूजन होती है। ऐसे केसेस में तो एंटीबायोटिक और पेन किलर और ईयर ड्रॉप से कान ठीक हो जाता है। और जहाँ तक बचाव का सवाल है, ज़्यादा हमें अपने कान को पानी से बचाना चाहिए। नहाते वक्त, सर धोते वक्त या स्विमिंग करते वक्त हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि पानी न जाए कान में,
नहीं तो फंगस इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि कान में अगर ड्राइनेस वगैरह होती है तो खुजली करने की टेंडेंसी रहती है और उससे भी ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है। दूसरी तरह का इन्फेक्शन होता है जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ओटाइटिस मीडिया में कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन पहुंच जाता है, खासकर उन लोगों में जिनको ज़्यादा जुकाम खांसी होने की टेंडेंसी रहती है। एक बार फ्लूइड जब कान के पर्दे के पीछे पहुंच जाता है तो कान में दर्द, कम सुनाई देना और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि कान के पर्दे में छेद हो जाता है और डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि मरीज हमारे पास आता है कि कान से पानी आ रहा है या मवाद आ रहा है। तो ये ओटाइटिस मीडिया इसको बोलते हैं। जहाँ तक ओटाइटिस मीडिया का सवाल है, वहाँ पे भी हमें सबसे पहले तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, एंटीबायोटिक वगैरह देके, ईयर ड्रॉप्स देके। एक बार इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है फिर हमें देखना होता है कि सुनाई पे कितना बुरा असर पड़ा है, उसका ऑडियोग्राम, उसकी जांच कराते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा कारण है जिससे कि पेशेंट को, खास करके बच्चों में अगर इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है, यानी कि टॉन्सिल बढ़े हुए हैं या एडिनॉइड बढ़े हुए हैं, तो उनकी पहले सर्जरी की जाती है और उसके बाद फिर कान को टैकल किया जाता है। अगर कान का छेद बड़ा हो गया है तब फिर ऑपरेशन करके उसको ग्राफ्टिंग करके टिम्पैनोप्लास्टी मतलब छेद बंद किया जाता है। कान को मैंने सुरक्षित रोग मुक्त रखने के लिए क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कान में कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि जो भी मिला, चाबी, कुछ तीली, ताली, वो सब कान में डाला और खुजली करी, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 2, अगर किसी को टेंडेंसी है बार-बार, घड़ी-घड़ी जुकाम होने की, खांसी होने की, तो उसको उसका मुकम्मल इलाज कराना चाहिए, नहीं तो कान पे बुरा असर पड़ सकता है। एक बार कान की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो जल्द से जल्द ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, जो उसका पूरी जांच हो, उसका कारण पता लगे और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया। कान एक संवेदनशील अंग है और जबकि सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम ऐसे कोई भी चीज़ कान में न रखें जिससे हमें कान प्रभावित हो। बता रहे थे डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।